बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 17 में आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो टॉपिक हमारे पास है इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। इस टॉपिक में असल में हम एक्सप्लेन करते हैं कि कोई मटेरियल जो है वो कितना स्टिफ है या फिर उसमें इलास्टिसिटी नज़र आती है या नहीं आती, या उसके अलावा हम उसकी नेचर को स्टडी करते हैं कि वो मैक्सिमम कितनी स्ट्रेस अफोर्ड कर सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए हम इक्वेशंस को यूज़ नहीं करते, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो सबसे पहले हम ये चीज़ सीखेंगे कि वो ग्राफ किस तरह बनता है, और उसके बाद हम ग्राफ के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स मेंशन करेंगे जो कि उस मटेरियल की नेचर के मुताबिक होंगे। तो फर्स्ट आप यहाँ पे देखें कि ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे जहन में एक एग्जांपल होनी चाहिए। वो एग्जांपल हमारे पास मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें ये मेरे पास एक हुक मौजूद है जिसके साथ मैं एक वायर या एक स्ट्रिंग की मदद से, स्ट्रिंग नहीं वायर एज्यूम कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है, मैं उसके साथ एक पुली जो है वो ऐड कर देता हूँ, एक ट्रे, पुली नहीं बल्कि एक ट्रे जिसके ऊपर मैं ये थोड़ा सा मैस पुट करता हूँ। मतलब आप यूँ समझें ये मेरे पास एक वेट है W1। इस W1 की वजह से वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड, और इसकी वजह से हम कहेंगे कि ये जो एक वायर है इसमें टेंशन क्रिएट होगी, इस पे इस वेट की वजह से फोर्स एक्ट करेगी। अब होगा क्या कि जैसे जैसे मैं इसके ऊपर वेट को इंक्रीज़ करता जाऊंगा तो नोट हम ये करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो लेंथ है वायर की उसमें भी चेंज जनरेट होना शुरू हो जाएगा। कुछ इस तरीके से कि अब मैंने यहाँ पे W1 के साथ पुट कर दिया है W2, मतलब पहले के मुकाबले पे अब वज़न ज़्यादा है। तो इसी तरह आप नोट करें इसकी जो लेंथ है उसमें भी अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है, इंक्रीमेंट होता जा रहा है। फिर इसके अलावा मज़ीद अगर हम इस पर वेट जो है वो इंक्रीज़ करेंगे तो लेंथ जो है वो पहले के मुकाबले पे ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन हर बार जो है वो ये फिनोमेना देखने को नहीं मिलेगा। उसकी रीज़न ये कि हर मटेरियल के अंदर अपनी एक लिमिट होती है किसी भी फोर्स को, किसी भी एक्सटर्नल एजेंट की फ़ोर्स को अफोर्ड करने की। तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी लेंथ में फिर इजाफा होता जाएगा, जिसको मैं यहाँ पे इंडिकेट करूँगा डेल्टा L2 से। मतलब ये कि वेट हम मीनिंग लेते हैं फोर्स के मायनों में, और वेट जो है उसके ज़्यादा करने से बॉडी के लेंथ में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है, जिसको हम नाम देंगे टेंसाइल स्ट्रेस का। नोट ये करना है कि जैसे जैसे इस फोर्स को बढ़ाते जाएंगे तो एक वायर जो है उसकी एक लिमिट आ जाती है जिसको क्रॉस करते ही वो वायर वहाँ से टूट जाएगी। वायर के टूटने के प्रोसेस तक इसकी लेंथ में जो चेंजेस आती हैं हम उसको स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, और ग्राफ जो है वो डिस्प्ले किया जाता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप डिवाइस पे। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जिसके लिए हम एब्रीविएशन यूज़ करेंगे CRO। ग्राफ की मदद से मटेरियल की स्टिफनेस को चेक करने का फ़ायदा ये होता है कि इंजीनियर्स जब ब्रिजेस ड्रॉ करते हैं तो ब्रिजेस के वेट के मुताबिक वहाँ पे कितना मटेरियल, इन केस अगर वायर्स यूज़ होती हैं तो उन वायर्स की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं। तो हम वही चीज़ जो है वो आज के टॉपिक में सीखेंगे। यहाँ पे जो मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया है वेट इंक्रीज़ होता हुआ, इसका मायने आप लेंगे स्ट्रेस के मामले में वायर की लेंथ में जो चेंज जनरेट हुआ है वो आप शुमार करेंगे स्ट्रेन के अंदर। तो हमारे पास स्टडी करने के लिए जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और वो चीज़ जो मैं आपके सामने यहाँ पे ग्राफ में ड्रॉ करूँगा वो याद रखिएगा वो वेव फॉर्म आएगी, और वो वेव फॉर्म हमें नज़र आ रही होगी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो कि एक ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है। यहाँ पे मैंने वायर के ऊपर वेट की फॉर्म में फ़ोर्स लगाई थी। हालांकि वायर की जो है उस पर फोर्स लगाने के लिए या उसकी एक्सटेंशन चेक करने के लिए फोर्स एक्सटेंशन एक मशीन यूज़ की जाती है जिसमें वायर को 2 क्लिप्स के अंदर ग्रिप करके उसको खींचा जाता है। मैक्सिमम वो कितना स्ट्रेस अफोर्ड कर सकती है जब तक वो टूटती नहीं है,
इन सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं ग्राफ के अंदर। तो अब हम अपने पॉइंट्स जो हैं वो डिस्क्राइब कर लेते हैं। ये पहले जो पॉइंट आपको दिया था वो सिर्फ आपका जहन बनाने के लिए था कि हम इसमें क्या चीज़ स्टडी करना चाह रहे हैं। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ग्राफ, जिसमें हम यूज़ करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक हम यूज़ करते हैं एक्स एक्सिस और दूसरा हम यूज़ करेंगे वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग हमने यूज़ करना है स्ट्रेन को और वाई एक्सिस के अलोंग हम यूज़ करेंगे स्ट्रेस। जहाँ पर दोनों लाइंस जो है वो मीट करेंगी, उन लाइंस के पॉइंट को हम नाम देते हैं ओरिजिन, जहाँ से ओरिजिनली हमारा ग्राफ जो है वो स्टार्ट होता है। स्ट्रेस जो है, अगर ग्राफ अपवर्ड जाएगा तो आप यही मीनिंग लेंगे कि उसमें स्ट्रेस इंक्रीज कर रहा है, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया इंक्रीज कर रहा है। अगर ग्राफ राइटवर्ड जाएगा तो इसका मतलब है बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन की मेजरमेंट ज़्यादा होती जा रही है, मतलब बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है, जिसको हम स्ट्रेन की फॉर्म में देखते हैं। अब इनिशियली मैं कहता हूँ कि जैसे जैसे उस वायर के ऊपर हम फोर्स लगा रहे थे तो फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब स्ट्रेस बढ़ने के साथ साथ बॉडी की स्ट्रेन में भी इजाफा हो रहा था। CRO पे जो हमें ग्राफ का इनिशियल पॉइंट नज़र आता है, ग्राफ शुरू होता है ओरिजिन से और बिल्कुल वो एक्ट करता है स्ट्रेट लाइन की फॉर्म तक। ये उसकी स्ट्रेट लाइन जो है वो एक ख़ास लिमिट तक मेंटेन रहती है, उसको हम यहाँ पे स्पॉटिफाई कर लेते हैं, हम यहाँ पे उसको स्पॉट बना देते हैं और इस पॉइंट पे हम यहाँ पे नेम लिख देते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। ये ग्राफ आप देख लें, प्रोपोर्शनल लिमिट पे मैं यहाँ पे सिंबल पुट कर देता हूँ A। मतलब जैसे जैसे स्ट्रेस इंक्रीज हुई, वायर के ऊपर फोर्स बढ़ती गई, स्ट्रेन भी इंक्रीज होता गया, मतलब उसकी डिफॉर्मेशन होती गई। यहाँ पे जो ग्राफ है वो लीनियर नज़र आया। इसकी लीनियरिटी का मतलब हम क्या लेते हैं, हम ग्राफ को देखते हैं कि ये ग्राफ जो है ये अपवर्ड भी जा रहा है, ये फॉरवर्ड भी जा रहा है। इसका मतलब है कि स्ट्रेस भी इंक्रीज हो रहा है और स्ट्रेन भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये जो इंक्रीज पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पॉइंट तक ही मेंटेन रहता है, जिसको मैंने यहाँ पर A लिखा है और पॉइंट को नाम दे दिया है प्रोपोर्शनल लिमिट का, जिसको हम सिंबल सिग्मा P से प्रेजेंट करेंगे। इस रीजन OA के अंदर यहाँ पे हम उसको अलग से मेंशन कर लेते हैं। रीजन हमारे पास है OA। इस रीजन में हम नोट करते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब रीजन A में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका मीनिंग क्या बनता है? इसका मीनिंग ये बनता है कि जैसे जैसे स्ट्रेस इंक्रीज हो रही है, स्ट्रेन भी इंक्रीज हो रहा है और ये जो ग्राफ स्लोप स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हमें नज़र आ रहा है, एक इंक्लाइनेशन स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में नज़र आ रहा है, उसका मीनिंग ही हम यही लेते हैं कि दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। तो 0 से A तक हमारे पास जो है ये आ जाती है प्रोपोर्शनल लिमिट, जिसको मैंने पॉइंट A से इंडिकेट किया। अब मज़ीद ग्राफ फॉरवर्ड होता जाएगा, इसका मतलब है कि फोर्स इंक्रीज होती जा रही है। जो मैं आपको यहाँ पे दरमियान में स्पॉट लगा के बताऊंगा, उसका मतलब हरगिज़ मत लीजिएगा कि ग्राफ इधर स्टॉप हो गया है। ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए हम पॉइंट्स पे रुकते हैं। अब जैसे जैसे फोर्स इस प्रोपोर्शनल लिमिट को क्रॉस करती है, जो मैंने आपको कहा था कि ग्राफ जो है वो कम्प्लीटली लीनियर नहीं चलता, सिर्फ एक लिमिट तक रहता है, उसके बाद वो ग्राफ जो है वो थोड़ा कर्व शेप में आना शुरू हो जाता है। अब A से आगे उस कर्व शेप में आने तक हमारे पास एक और पॉइंट बन जाता है वहाँ पे, जिसको मैं नाम दे देता हूँ B का। A से B तक ग्राफ में अब लीनियरिटी नहीं है, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन जो हमें O से A के दरमियान नज़र आ रहे थे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, अब उनमें प्रोपोर्शनैलिटी का उतना रुझान नहीं है जितना O से A तक था। A से B तक हमारे पास जो रीजन है उसमें ग्राफ थोड़ा कर्व हो गया, बेंड हो गया। उसकी बेंडिंग से हम मुराद ये लेते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन अब ये दोनों प्रोपोर्शनल नहीं रहे, मतलब जितनी फोर्स अप्लाई हो रही है उसके मुताबिक उसी तनासब से एक्सटेंशन नहीं हो पा रही, तो ये दोनों जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी इनमें कमी वाक़या हो जाती है इनकी। अब A से B तक जो हमारे पास रीजन है, इसमें B पॉइंट को हम यहाँ पे नाम दे देते हैं
यील्ड पॉइंट। इस यील्ड पॉइंट पर हमारे पास स्ट्रेस का एक और नेम आ जाता है, उस स्ट्रेस को हम नाम देते हैं बल्कि यील्ड पॉइंट है तो ये हमारे पास आ जाता है इलास्टिक लिमिट। इस यील्ड पॉइंट पर हम नाम देते हैं इलास्टिक लिमिट और इसको हम इंडिकेट करते हैं सिग्मा ई से। अब इस ग्राफ में जो चीज़ देखने वाली है वो ये कि ये जो ओ से ए तक एक्सटेंशन हुई स्ट्रेस के अप्लाई होने से वायर के अंदर स्ट्रेन हुई, मतलब वायर के अंदर एक्सटेंशन हुई, ये लीनियरिटी नज़र आई। ए से बी तक लीनियरिटी का रुझान जो है वो ख़त्म हो चुका, लेकिन ओ से बी तक जो हमारे पास रीजन आ जाएगा ओ से बी तक, इस पूरे रीजन में मटेरियल के अंदर अभी ये प्रॉपर्टी मौजूद होती है कि अगर आप अप्लाई की हुई फोर्स जो है वो हटा दें, मटेरियल फिर से वापस चला जाएगा अपनी ओरिजिनल शेप पे। ये एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हम स्टडी करते हैं एक इलास्टिक को अगर हम खींचें और उसको जब छोड़ दें तो वो दोबारा से अपनी पहली पोजीशन पे चला जाता है। इसका मतलब है कि जब हम उसको खींचते हैं तो हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स के नतीजे में उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। अप्लाइड फोर्स जो खींचने के लिए लगाई है छोड़ दें, वो स्टोर वापस हो जाएगा, इलास्टिक जो है वो वापस अपनी पहली पोजीशन मेंटेन कर लेता है। ऐसा ही फिनोमिना जो है वो हमारे पास मटेरियल्स जो वायर्स की फॉर्म में हैं, कॉपर हो गया, रॉट आयरन हो गया, इनमें मौजूद होती है ये प्रॉपर्टीज़। और ग्राफ में हम उसको फिर कैसे देखते हैं कि ओ से बी तक जो रीजन है इसमें मटेरियल जो है, मटेरियल ओबेज हुक्स लॉ, मटेरियल जो है वो हुक्स लॉ को फॉलो करता है। इस हुक्स लॉ के मुताबिक होता क्या है कि 0 से बी तक बॉडी पे जो फोर्स लगाई है उसके मुताबिक उसमें उतनी ही एक्सटेंशन आ जाती है, मींस फोर्स F इज इक्वल टू kx। लेकिन साथ ही साथ ये कि O से B रीजन के अंदर अगर हम किसी भी पॉइंट पर पूरे ग्राफ में B और O के दरमियान किसी भी पॉइंट पर लगाई गई स्ट्रेस या फोर्स इसको हटा दें तो ग्राफ वापस आना शुरू हो जाता है। ग्राफ अपने आप को रिट्रेस कर लेगा, मतलब रिवर्स पलट आएगा, वापस आ जाएगा। ग्राफ के रिवर्स आने का मीनिंग ये लिया जाता है कि ग्राफ के अंदर अभी जो मटेरियल है उसके अंदर अभी इलास्टिक प्रॉपर्टी मौजूद है। अगर इलास्टिक प्रॉपर्टी ना होती तो मटेरियल अपने आप को वापस पहली पोजीशन पे ना लाता, या बॉडी के अंदर अगर इलास्टिक लिमिट ना होती तो वो अपनी उसी पोजीशन को मेंटेन रखता जिसमें वो एक बार पहुंच चुका है। लेकिन ग्राफ का बी पॉइंट से रिवर्स हो जाना इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स वो इस बात को जाहिर करता है कि मटेरियल के अंदर अभी इलास्टिक प्रॉपर्टी मौजूद थी, इसीलिए वो मटेरियल वापस अपनी पहली पोजीशन पे जा रहा है। अब जैसे ही इलास्टिक लिमिट जो है क्रॉस होगी, इलास्टिक लिमिट हमारे पास जो है ये किस पॉइंट पर हमें मिली है, बी पॉइंट पर। जैसे ही इस इलास्टिक लिमिट को मटेरियल ने क्रॉस करना है, ग्राफ फर्दर एक्सटेंड हो चुका है। मतलब इलास्टिक लिमिट से आगे फिर से हम पढ़ रहे हैं कि स्ट्रेस अप्लाई हो रही थी, स्ट्रेन बॉडी के अंदर जनरेट हो रहा था, तो बी से हमारे पास फर्दर ग्राफ के अंदर इंक्रीमेंट होगा। ग्राफ के अंदर फर्दर इंक्रीमेंट जो है वो एक नई प्रॉपर्टी को जनरेट करता है। बी से आगे जब भी ग्राफ में ये लिमिट क्रॉस करेगी, बी लिमिट जिसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट, जैसे ही ये लिमिट क्रॉस होती है इसका मतलब है अब बॉडी पे जो स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं बॉडी के अंदर इलास्टिक फीचर ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पे बी से आगे हमारे पास एक पॉइंट जिसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, पॉइंट सी। बी से सी तक हमारे पास एक रीजन है जिसको हम नाम दे देते हैं प्लास्टिसिटी का। अब इलास्टिक लिमिट में तो आपने, या इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी हमें मिली थी ओ और बी के दरमियान, मैं उसको यहां पे पुट कर लेता हूं।
इलास्टिसिटी हम कहते हैं मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी मदद से या जिसकी वजह से मटेरियल अपने आप को वापस रिस्टोर कर लेता है, वो उसकी इलास्टिसिटी कहलाती है। और हर मटेरियल की अपनी एक इलास्टिक लिमिट होती है। लिमिट क्रॉस हो जाए या तो वो टूट जाएगा या वो एक्सटेंड हो जाएगा, और इस तरह से एक्सटेंड होगा कि वो वापस रिस्टोर नहीं कर पाएगा। ग्राफ में जब हम देखते हैं कि स्ट्रेस इंक्रीज करने से स्ट्रेन बढ़ा, तो बी से सी तक हमें एक और रीजन देखने को मिला। बी से ग्राफ आगे की तरफ आ रहा है, इसमें एक्सटेंशन ज़रूर हो रही है। नॉमिनल फोर्स बड़ा इनाम अब इसमें मौजूद है, मटेरियल की अपनी जो फोर्स है रेजिस्ट करने की। बी से सी तक जो रीजन है उसको हमने लिखा प्लास्टिसिटी, और इसको हम इंडिकेट करते हैं विद द सिंबल सिग्मा एम। प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटी से डिफरेंट है। प्लास्टिसिटी हम कहते हैं मटेरियल के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी कि एक बार मटेरियल जो है वो एक्सटेंड हो जाए तो वो अपनी उसी पोजीशन को मेंटेन रखे, वापस अपने आप को रिस्टोर ना कर पाए। इसको कहते हैं डक्टाइल होना मटेरियल का, या डक्टाइल मटेरियल्स कहलाते हैं वो, जिनमें ये प्रॉपर्टी होती है। तो बी से सी तक अब जो वायर है स्ट्रेस की वजह से वो इतना एक्सटेंड कर गई है कि अब अगर फोर्स हटा दें उसके ऊपर से तो ग्राफ वापस नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि वायर ने जो अपनी फिजिकली पोजीशन चेंज कर ली है, अब वो अपने आप को रिस्टोर नहीं कर पा रही। उसको हम नाम देते हैं प्लास्टिसिटी का। लेकिन साथ ही साथ इसमें आप ये भी देखें कि हम फोर्स लगा रहे हैं, मटेरियल के अंदर एक्सटेंशन होती जा रही है, तो फोर्स अप्लाई होने से मटेरियल में जो एक्सटेंशन आती जा रही है उसकी भी एक लिमिट होगी, क्योंकि एक लिमिट के बाद तो जाके वायर जो है वो टूट जाएगी। वो जो वायर का टूटना है वो हमारे पास सी रीजन के बाद किसी भी पॉइंट पर होगा। अभी हम पॉइंट सी पर जो हमने प्लास्टिसिटी रीजन के लिए इंडिकेट किया, वहाँ पे मैंने पुट किया है सिग्मा एम। यहाँ पर हम एक क्वांटिटी स्टडी करते हैं जिसको लिखेंगे UTS। इस UTS का मतलब हम लेते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, जिसके लिए सिंबल लिखा सिग्मा एम, जो पॉइंट सी पर मौजूद है, ये ऐसी टेंसाइल स्ट्रेस होती है जो एक मटेरियल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्ड कर सकता है या उसको बर्दाश्त कर सकता है। ये वो हमारे पास अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है। मतलब अब मटेरियल जो है वो टूटने के करीब हो जाएगा, जो वायर है वो टूटने के करीब हो जाएगी जैसे ही हम ग्राफ में इस लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे। तो ये हमारे पास है UTS अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, एक ऐसा स्ट्रेस जो मटेरियल विथस्टैंड कर सकता है, और इसको हम कहते हैं ये नॉमिनल है। नॉमिनल से मुराद ये है कि अब इससे मज़ीद स्ट्रेस को बढ़ाएंगे तो मटेरियल जो है वो फ्रैक्चर कर जाएगा, वो टूट जाएगा, या वायर जो है उसके अंदर वो ब्रेक हो जाएगी वायर जो है। तो फर्दर अब हम देखते हैं कि सी के बाद ग्राफ का इंक्रीज़ होना इस बात को जाहिर कर रहा है कि हमने स्ट्रेस को फर्दर इंक्रीज़ किया है। स्ट्रेस जो है वो फर्दर इंक्रीज़ हो रही है, तो ग्राफ सी से आगे चलना शुरू हो जाएगा। किसी एक पॉइंट पर जाके ग्राफ जो है वो स्टॉप कर जाएगा। जिस पॉइंट पर भी ग्राफ स्टॉप करेगा उस पॉइंट को हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं पॉइंट डी की फॉर्म में, और वहाँ पे हमारे पास जो सिंबल है स्ट्रेस के मुताबिक वो आ जाएगा सिग्मा एफ। पॉइंट डी पर मौजूद जो स्ट्रेस है उस स्ट्रेस को हम यहाँ पे नाम देंगे फ्रैक्चरल स्ट्रेस का। ये ऐसी स्ट्रेस है जिसकी वजह से वायर जो है वो फ्रैक्चर कर गई है, टूट चुकी है। अब वायर टूट चुकी है, इसका मतलब है कि उसकी अब जो कैपेबिलिटी थी प्रोपोर्शनल लिमिट की, इलास्टिक लिमिट की, या इलास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी, वो फ्रैक्चरल स्ट्रेस मतलब उसकी डिफॉर्मेशन से पहले तक थी। जैसे ही मटेरियल डिफॉर्म हो चुका है, इससे हमें ये अंदाज़ा हो चुका है कि कोई भी बॉडी जो है, जो वायर है, वो कितनी फोर्स अफोर्ड कर सकती है। अगर ये ग्राफ और ज़्यादा बड़ा बनेगा, इसका मतलब है उस पर ज़्यादा फोर्स लगाई जा सकती है। लेकिन ये हमारे पास ग्राफ के अंदर कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं जहाँ पे हम नोट करते हैं कि मटेरियल की जो फिज़िकल नेचर है उसमें क्या चेंजेस आती हैं जब हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे होते हैं उस मटेरियल के ऊपर। इसमें ये ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ वायर को एक्सटेंड करें। अगर मेरे पास लोहे का कोई ब्लॉक है और हम उसको प्रेस करते हैं, तब भी हम इसी तरह के ग्राफ को ही स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे अब आपने एक पॉइंट याद रखना है, इस इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी की वजह से हमारे पास मटेरियल्स की दो टाइप्स आ जाती हैं। एक को हम नाम देते हैं डक्टाइल मटेरियल्स,
डक्टाइल मटेरियल्स या डक्टाइल ऑब्जेक्ट्स ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें प्लास्टिसिटी मौजूद होती है, मतलब इनको एक्सटेंड करें, इनकी इलास्टिक लिमिट अगर चली भी जाए, क्रॉस हो जाए, तो फिर भी वो एक्सटेंड हो जाते हैं, वो टूटते नहीं हैं। प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी ग्राफ में इन मटेरियल्स की नज़र आ रही होती है, तो हम इन मटेरियल्स को कहते हैं डक्टाइल मटेरियल्स। दोज मटेरियल्स which undergo प्लास्टिसिटी, ऐसे मटेरियल्स जिनमें ये प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी मौजूद होती है उनको हम नाम देते हैं डक्टाइल मटेरियल्स। और इनकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास आ जाती है कॉपर वायर, फॉर एग्जांपल कॉपर, लेड या फिर रॉट आयरन। बल्कि आप इसको रिमूव कर दें, लेड को। कॉपर या रॉट आयरन ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है कि इनको अगर हम एक्सटेंड करें या प्रेस करें तो उनमें ये प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी मौजूद होती है। कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं कि जैसे ही उनकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस होती है उनमें प्लास्टिसिटी का ऑप्शन मौजूद ही नहीं होता, वो फौरी तौर पर टूट जाते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स को हम नाम देते हैं ब्रिटल सब्सटेंसेस या ब्रिटल मटेरियल्स। ब्रिटल मटेरियल्स हम कहते हैं जैसे ही उनकी इलास्टिक प्रॉपर्टी तक ग्राफ बढ़े, उससे ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करें, वो फौरी तौर पर टूट जाते हैं, उनको हम नाम देंगे ब्रिटल मटेरियल्स का। दोज मटेरियल्स which break just after the elastic limit, उन मटेरियल्स को हम नाम देते हैं ब्रिटल मटेरियल्स। और इसके बेस्ट एग्जांपल जो है वो हमारे पास आ जाएंगी, फॉर एग्जांपल ग्लास, शीशा, और उसके अलावा कार्बन स्टील वायर। कार्बन स्टील वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास होती हैं ब्रिटल मटेरियल्स। और ये जो हमने कैरेक्टराइज किया है मटेरियल्स को, ये इनकी फिजिकल नेचर की बेस पे किया हुआ है, और वो हमारे पास किस वजह से आई हैं? स्ट्रेस और स्ट्रेन की वजह से। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास एक ग्राफ एनालिसिस था जिसमें हमने मटेरियल की स्टिफनेस को, उसकी नॉर्मेलिटी को चेक करना था, और उस बेस में हमने फिर दो टाइप्स भी बताई, डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल्स। आपने इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।